अगर ये हुआ तो एक लंबे समय के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होगी, वरना ये उम्मीद करना आसान नहीं। देखो एक कंसेप्ट समझ लो यहाँ पर, कभी जरूरत पड़े ना। अगर कोई पूछे कि जाति व्यवस्था की स्थिति क्या है, हमेशा ध्यान रखो जाति एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था। इकोनॉमिक का मतलब है कि हर जाति का अपना एक व्यवसाय होता था। दर्जी एक व्यवसाय भी है, जाति भी है ना। कुम्हार व्यवसाय भी है, जाति भी है। बढ़ई व्यवसाय भी है, जाति भी है। नाई व्यवसाय भी है, जाति भी है। तो हर जाति का व्यवसाय होता था और हर जाति का सामाजिक एक क्रम तय था ऊंच नीच में। सामाजिक के दो मतलब है, एक तो विवाह किस जाति और किस जाति के बीच में हो सकता है, और दूसरा खान पान के संबंध किस जाति और किस जाति के बीच में हो सकते हैं। तो जाति व्यवस्था का बेसिक मतलब हुआ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। सोशल सिस्टम ऊंच नीच वाला, इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी जाति कौन सा व्यवसाय करेगी। कोई अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में कहीं भी कि जाति की अभी क्या स्थिति है, जाति क्यों नहीं जाती आखिर, तो इसकी क्या वजह है, तो आप इसका जवाब दें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जाति लगभग चली गई है, नहीं तो 10-20-50 साल में चली जाएगी। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की जाति क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, उसके बीच में काफी गैप आना शुरू हो गया है। हर जाति के लोग हर तरह के व्यवसाय में एंट्री करने लगे हैं। केवल दो व्यवसाय में एंट्री अब तक नहीं हो पाई है। एक है पुरोहित का व्यवसाय। पुरोहित के व्यवसाय में लगभग 0% बाकी जातियों के लोग हैं, उसमें सारे ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि समाज की मान्यताएं ऐसी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वैष्णो देवी वाला ट्रस्ट है, उसमें एक पंडित जी ने केस किया। पहले क्या था कि चढ़ावे का हिस्सा मिलता था, फिर वो वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के हाथ में आ गया, जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में। तो पुरोहित जो पहले मंदिर का एक न्यासी जैसा था, अब वो सरकारी सेवक हो गया। तो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में बताया था कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे, साथ में लिखा था कि पुरोहित को इतना वेतन दिया जाएगा। पुरोहित ने केस कर दिया कि मैं चढ़ावा लूंगा, वेतन नहीं लूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब तुम सरकारी सेवक हो, सरकारी सेवक को चढ़ावा नहीं मिलता है। वो मिलता भी तो लिखा नहीं होता कि मिलेगा चढ़ावा, वेतन मिलता है, वेतन ही मिलेगा। और एक दूसरे केस में ओबीसी समुदाय के व्यक्ति ने केस किया कि मैं इस मंदिर में पुरोहित बनना चाहता हूं, मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकारी कंट्रोल वाला मंदिर था, तो उन्होंने कहा सर सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस वर्ग पुरोहितों में भी खास वर्ग, इस वर्ग के पुरोहित ही इस मंदिर में धार्मिक कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत जय परंपरा, एग्जाम करवाओ, सब पार्टिसिपेट करेंगे और उस एग्जाम के थ्रू जो सिलेक्ट होगा वो इलेक्ट होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16(5) है, उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक छूट दे रखी है, और वो ये छूट है कि किसी धार्मिक संगठन के धर्म संबंधी पदों को 100% उस धर्म के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब कल को कोई अहमद नाम का व्यक्ति कहे कि मुझे मंदिर में पुरोहित बनना है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, फिर एग्जाम करवा दें, ऐसा नहीं होगा। हिंदू धर्म का एक मंदिर है, तो मंदिर में पुरोहित का काम धार्मिक कार्य है, वो कार्य करने वाले 100% व्यक्ति हिंदू ही होंगे। किसी मस्जिद में मौलवी बनने वाला व्यक्ति मुसलमान ही होगा, ये कर सकते हैं। और ये हमें आर्टिकल 16(5) के तहत संविधान से सुरक्षा हासिल है। पर ये सुरक्षा हासिल नहीं है कि हिंदुओं के मंदिर में पुरोहित सारे के सारे ब्राह्मण ही होंगे, ये सुरक्षा हासिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू मंदिरों में पुरोहित बनने की योग्यता कोई भी हिंदू रख सकता है। उसकी जो भी आपको तरीका निकालिए, एग्जाम करवाइए, इंटरव्यू करवाइए, और फिर उसके माध्यम से आईपीएस इंडियन पुरोहित सर्विसेज का सिलेक्शन कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो हो ही सकता है ना। असिस्टेंट पुरोहित, डेप्यूटी पुरोहित, स्पेशल पुरोहित, फिर और आगे पुरोहित इन चीफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुरोहित, डीजीपी, ऐसे करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी होगा एक लोकतांत्रिक देश में, संविधान वाले देश में ऐसे ही तो होगा, सिस्टम से होगा। तो आप पूरी बात समझ गए कि वर्ण जाति कैसे खत्म होगी। इसके लिए व्यापक धर्म सुधार होने चाहिए। और दूसरा धर्म सुधारों में एक दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पुरोहित का जो पद है वो केवल ब्राह्मणों तक सीमित न रहे, पुरोहित के पद पर एक खुली प्रतिस्पर्धा हो जिसमें हर व्यक्ति शामिल हो सके। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जब हर पद में हो रही है उसमें भी होनी चाहिए। तो लौट के आएंगे, जाति व्यवस्था व्यवसाय के मामले में लगभग खत्म होती जा रही है, केवल पुरोहितों में बची है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा है सबसे निचला जो हिस्सा है, जैसे भंगी है। अब क्या होता है कि सफाई कर्मी की जब वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो फॉर्म भरने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब फॉर्म भरते हैं लाइन से, और कई ब्राह्मण सफाई कर्मी बन जाते हैं, कई वैश्य बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं। ये खूब हो रहा है आजकल, लेकिन सफाई करते नहीं। फिर क्या करते हैं, सरकार से वेतन कितना मिलेगा, 30,000 रुपए। करना क्या है, कुछ टॉयलेट की सफाई करनी है। टॉयलेट की सफाई करने के लिए निजी क्षेत्र में कितना वेतन मिलता है, 2, 3, 4, 5,000 रुपए। तो क्या करते हैं, 30,000 की नौकरी में आ गए। फिर ऑफिस के जो एडमिन हेड है उससे सांठगांठ कर लेते हैं कि सर 30 में से हर महीने 3 आपका है, तनाव मत लीजिएगा, काम चाहिए काम हो जाएगा, कुछ बोलना मत, हर महीने 3 मिलता रहेगा, बोलोगे तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। करने नहीं तो आप जैसे बस काम होता रहे और 3 मुझे मिलता रहे। फिर वो क्या करते हैं कि निजी क्षेत्र में जाते हैं, उसी जाति के व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई कितने पैसे मिलते हैं। कहते हैं हुजूर महीने भर में 4,000 कमा लेते हैं, तो हम तुम्हें 5,000 देंगे, हमारे लिए काम करोगे, हाँ आ जाओ। फिर सरकारी ऑफिस जाते हैं कि ये जो ऑफिस है ना, ये साफ करना है सुबह सुबह, रोज सुबह जाना साफ करना। कोई नाम पूछे, मेरा नाम बताना। फिर तुमसे नाम पूछे ना, तो मेरा नाम बताना, बोलना केवलानंद हूं मैं, ऐसा नाम बताना, ठीक है। अब धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा है। उस भंगी जाति के व्यक्ति को भंगी का ही काम करना पड़ता है, 5,000 रुपए ही मिल रहे हैं, और उसी में वो सीवर के अंदर भी घुसता है देश की सफाई करने के लिए। स्वच्छता अभियान सबसे गहरा तो वहां चलता है ना, और उसी में जहरीली गैस से मर भी जाता है कई बार। लेकिन उसको मिलेंगे 5,000 रुपए, 3,000 मिलते हैं साहब को जिनका एकमात्र काम है आंखें बंद रखना, और बाकी 22,000 मिल जाता है उस व्यक्ति को जिसने उस पद पे सिलेक्शन ले लिया किंतु सफाई करता नहीं है। सरकारी नौकरी कैसे सिस्टम को ठीक चेंज करती है, क्या सिस्टम में नए नए उसमें रूप आते हैं, बहुत रोचक कहानी है।
इसलिए कहते हैं कि जाति व्यवस्था का टॉप और बॉटम लेवल अभी भी जाति से तय होता है, बीच के लेवल्स पर जाति और व्यवसाय का लिंक टूटने लगा है। समझ पा रहे हैं आपको? ठीक यही बात सामाजिक में है। आजकल विवाह भी होने लगी है अंतर जातीय। कितने होते हैं परसेंटेज बताइए? 5%। मेरे ख्याल 5 थोड़ा ज्यादा हो गया। असल में महानगर में रह के ऐसा लगता है, लेकिन महानगर भी तो सारे नहीं है ना, 1-2% होते होंगे शायद, लेकिन 1-2 भी कुछ तो है ना भाई। बाकी आप लोग जब आगे आएंगे तो उसके बाद संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। वैसे आप में से कितने लोग अंतर जातीय विवाह करने में उत्सुक हैं? ठीक, मैं तीन वोट पूछूंगा, 3 प्रश्न, आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा। नंबर 1, अच्छा जो तीनों में हाथ खड़ा करेगा उससे शादी होगी नहीं, देखिएगा। ये मतलब मेरा श्राप है आप लोगों को, अगर कहीं भी हाथ खड़ा नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो तीनों में से किसी एक में हाथ खड़ा कर लेना। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से किसी एक में हाथ खड़ा करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 में हाथ खड़ा कर लें कि ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन किसी में ना करें तो वही होगा। पहला ऑप्शन कि मैं अपनी जाति में विवाह नहीं करूंगा, अंतर जाति विवाह ही करूंगा या करूंगी, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 1 2 3 4 4 ही लोग हैं, आप भी हैं, 5 हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक, दूसरा, अच्छा 2 और भी है भाई, 7 लोग हुए हैं, 8 हो गए, एक और उठा। हाँ बढ़िया, अब 9 हो गए। जिन जिनको कोई याद आ रहा है उसके बाद हाथ खड़ा कर रहे हैं। कई लोगों ने पहले हाथ खड़ा किया, वो सैद्धांतिक समर्थन था, बाकी लोगों ने अच्छा वो हो जाती है। ऊपर है, लेकिन इसमें निहित है कि दूसरा पक्ष भी तैयार हो, ये तो निहित है ना। चलिए, दूसरा स्टैंड है कि दोस्ती अपनी जगह है, अफेयर अपनी जगह है, फ्लर्ट अपनी जगह है, कि जब शादी की बात आएगी तो शादी अपनी जाति में ही करेंगे। हाथ खड़ा करें। इसमें घबरा क्यों रही हो? घबराने से क्या होगा? इसमें 8-10 लोग हैं। अच्छा, आप शुरू के वाक्य से परेशान है कि ये सब लागू हो जाएगा इसके ऊपर, कि फ्लर्ट अपनी बात है और बाकी सब अपनी जगह, वो सब हटा के कि शादी जब भी होगी अपनी जाति में ही करेंगे। इतना हिस्सा बताइए, करीब 10 के आसपास। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इसी में हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबने बताया था पर्सनली कि हम इसी में आते हैं। और तीसरा कि भाई हम तो शादी अपनी चॉइस से करेंगे, अपनी जाति में हो तो ठीक, किसी और जाति में हो तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है। चलो, अब असली वोट, चौथा मत भी है। नहीं, तीनों में से जिसमें भी हाथ खड़ा किया, चौथे में फिर से हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। वो ये है, मेरा प्रश्न है आपसे कि मान लीजिए आपके सामने जीवन में ऑप्शन ऐसा हो कि 2 व्यक्ति एकदम बराबर है, सारे गुण सब मैच कर लिया आपने, है ना, कितने भाई बहन ये मैच कर लिया, पेरेंट्स की उम्र कितनी बची है वो मैच कर लिया, संपत्ति कितनी हाथ लगेगी वो सब कैलकुलेट कर लिया है, ऑल कैलकुलेशंस डन। और उसके बाद आपको 2 व्यक्ति एकदम बराबर लग रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स का बेटा फाइनल तो करो, किससे शादी करोगे? आप एक बार सिक्का लो और टॉस करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति है, इतना बराबर है। उनमें से एक आपकी जाति का व्यक्ति है, दूसरा दूसरी जाति का व्यक्ति है। आप सवाल समझ गए होंगे। बाकी सब चीजें बराबर होने पर आप में से कितने लोग अंतर जाति विवाह को वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे? ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोग 25 से। मैं अपनी जाति से परेशान हूं बेसिकली कि किसी और में जाना है। और कितने लोग अपनी जाति को वरीयता देंगे इस सिचुएशन में कि जब बराबर है तो अपनी ठीक है जाति। ठीक है, चलिए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे इस स्थिति में? हाँ, वीडियो साहब, अपनी जाति में शादी करोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। अपनी जाति में आराम से हो जाती है, दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी जाति में आराम से होती भी नहीं है भाई, मार पिटाई भी होती है, कभी कभी तो ज्यादा ही हो जाती है ना। तो चलिए, तो इंटरव्यू में जब आप पहुंचेंगे मैं सब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसी 10 छुट्टियां लूंगा और मैं फिर आपके साथ बैठ के खूब सारे सवाल करवा दूंगा। मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि सर अगर सब कुछ बराबर है तो मैं अपनी जाति में शादी करना चाहूंगा, और उसकी वजह यह है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को बिना बात के तनाव क्यों दूं? अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, वो किसी और जाति से है, तो मैं निश्चित रूप से वहां विवाह करूंगा। अगर मुझे अपनी पसंद से विवाह करना ही नहीं है, ऑप्शन देके ही विवाह करना है, और 2 ऑप्शन एकदम बराबर है, तो सवाल है कि पेरेंट्स को मैं तनाव केवल शौक में दूं, ऐसा क्यों करूं? और इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जाति में कर लूंगा, या दूसरा क्या हो सकता है कि मैं दूसरी जाति में ही विवाह करूंगा, क्योंकि और कुछ होना हो मुझे वहां बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी ही जाति के लोग वैसे ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ, उनके जीवन का रेफरेंस वैसा ही है। किसी और जाति का स्पाउस होगा तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा जो अपनी जाति में नहीं मिलेगा। आप इनमें से कोई भी जवाब दे, वो जवाब अच्छा है। इंटरव्यू में ये मैटर नहीं करता कि आपने ये बोला कि वो बोला, आपने जो भी चुना उसका तर्क क्या दिया वो मैटर करता है। तर्क अगर तो ठीक है, क्या परेशानी है? बहुत दिन बाद फॉर्म में है क्या? दोनों से नहीं हो सकता है? अच्छा, ऐसा प्रश्न केवल लड़के ही पूछ पाते हैं, ये पैट्रियार्की का एक खास रूप है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अजीब सा बहुत भद्दा सवाल पूछूं लड़कों से, कि आपकी बहन के 2 रिश्ते आए हैं, क्या उसमें कोई ये कहेगा दोनों से नहीं हो सकता? क्या कोई कहना चाहेगा? और कोई नहीं कहेगा। अब सोच के खराब लग रहा होगा। अपनी बात आए तो दोनों और जैसे ही घर की महिला की बात आए तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पैट्रियार्की है, पितृसत्ता का छिपा हुआ रूप जो हमारी डिस्कशन से सामने आता है। खैर, बात समझिए, पुरोहित प्रतिस्पर्धा हो। अब जो स्थिति है कि सामाजिक मामलों में विवाह आजकल होने लगा है, खान पान तो आजकल जनरली शहरों में तो धूमधाम से होता है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता होगा कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है, सोचते भी नहीं होंगे। कुछ खाने पीने को मिले तो माइंड भी नहीं करते होंगे, जाति बाद में देखेंगे, पहले खिलाओ तो सही खूब। लेकिन जाति व्यवस्था तो खत्म हो रही है, खत्म होने का मतलब कम से कम 5-7 साल लगेंगे भी खत्म होने में, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। जो नए भारत की समस्या है वो है जाति का राजनीतिक पक्ष सक्रिय हो गया है, जाति वोट बैंक बन गई है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत में जाति खत्म हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। जातिवाद का मतलब है विभिन्न जातियों के आंदोलन
सांसारिक चीजों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, इलेक्शंस में और मामलों में, नौकरी में आरक्षण के लिए आंदोलन, वो सब। और जो लोग जाति के बेस पे राजनीति करते हैं, क्या वो जाति की परंपरागत मान्यताओं को फॉलो करते हैं या जाति केवल वोट बैंक है उनके लिए? वोट बैंक है। इसलिए एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जाति खत्म हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है, और जातिवाद का जाति से कोई संबंध नहीं है सिवाय नाम के। तो अम्बेडकर जी का जाति के बारे में जो पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया आपको। दूसरा है महिलाओं के मामले में, स्त्री समानता के मामले में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो क्या है? हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल कब पारित हुआ? 1955-56 में। 55 में एक एक्ट हुआ था, 56 में 3 एक्ट पारित हुए थे। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं हिंदू कोड बिल। नेहरू जी अड़े हुए थे कि इसको पास करना ही है, राजेंद्र प्रसाद इसके विरोध में थे, राष्ट्रपति थे ना उस समय हमारे। तो रोचक कहानियां चलती हैं कि नेहरू ने दोनों सदनों से पास करवा के राष्ट्रपति को भेजी फाइल। राष्ट्रपति का मन था कि इसको पास ना करें, क्योंकि राष्ट्रपति जी उस परंपरा से थे जो, असल में कांग्रेस तो क्या ना एक जहाज था जिसमें हर तरह के लोग थे, हर तरह के ग्रुप थे। तो कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा राइटिस्ट आदमी मिल जाएगा, लेफ्टिस्ट व्यक्ति भी मिल जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंदर राइट विंग वाले व्यक्ति थे, नेहरू कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के व्यक्ति थे जो धर्म को खारिज करते थे। राजेंद्र प्रसाद धर्म को बड़ा सम्मान देते थे।